आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है कारोबार। कारोबार की हर किस्त में हम वो तमाम सवालात शामिल करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में चल रहे होते हैं, रियल स्टेट मार्केट से जुड़े होते हैं, कारोबार से जुड़े होते हैं। आज हम बात क्रिप्टो करेंसी की भी करेंगे। फिलहाल जो मामले बने हैं उस पर भी हमारे गेस्ट पैनलिस्ट से उनकी हम राय ज़रूर मांगेंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है तारिक इमाम साहब। इमाम एसोसिएट्स के आप फाउंडर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस विषय पर बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं। स्वागत है, इस्तकबाल है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कारोबार में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, क्या उतार चढ़ाव था ये? जी देखिए, लास्ट वीक में ऐसा हुआ कि एक कंपनी जो FTX बोल के एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था, वो पूरा एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गया। तो ये रीजंस क्या थे, क्या पीछे स्टोरी हुई और क्यों हुआ? ये FTX करके एक एक्सचेंज था जिसमें सब लोग जाके क्रिप्टो ख़रीदते थे और बेचते थे। तो आप अगर आपको क्रिप्टो चाहिए तो आप FTX पे जाकर ख़रीद सकते हैं, या फिर क्रिप्टो आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं। उनका एक अलग से उन्होंने एक डिजिटल करेंसी भी निकाला था जी, FTT। तो ये FTT करेंसी भी काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे बिक रहा था। तो ये वैल्यूएशन भी इन लोगों ने फेक हाइप किया था। मतलब ये क्योंकि इनका खुद का एक्सचेंज है, आपको बोल दिया थोड़ा बढ़ के रेट में ख़रीद लो, फिर आपसे मुझे बोल दिया कि भाई ठीक है इनसे और थोड़ा बढ़ के ख़रीद लो। तो ऐसा करके फेक हाइप कर दिया। फिर इनकी खुद की करेंसी रहने से इन्होंने क्या किया, उतनी करेंसी सब क्रिएट करके अपने बैलेंस शीट में एसेट की तरह बताएं। क्योंकि एसेट की तरह बताएं तो अब आपको उसके वो एसेट के अगेंस्ट में लोन मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, सब जगहों से लोन उठा लिया इन्होंने, अरबों रुपए का, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए का। और ये सारे इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्टमेंट्स भी लिए कई लोगों से, और ये सारा लेकर इस किस चीज़ के अगेंस्ट में लिए? इनकी कुछ एक करेंसी है। वो करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी है। वो डिजिटल करेंसी खोल के देखे तो कुछ भी नहीं रहेगा। डिजिटल करेंसी कहाँ है भाई? और वो कॉइन की जो फोटो दिखाते हैं वो सिर्फ फोटो में है जी। वो तो देखिए, कॉइन की फोटो तो वो एक किस्म का लोगो, कुछ लोगो एक ऐसा फोटो है, वरना आपको डिजिटल करेंसी ऐसा दिखाई नहीं देगी। जैसे आपको नोट दिखाई देती है वैसा ये करेंसी दिखाई नहीं देती। तो इन्होंने खाली उनके कंप्यूटर में बना के रख दिए, बस ये बोल रहे हैं कि भाई ये इतनी करेंसी है हमारे पास। आज जब बैंकरप्सी का हुआ है, बैंकरप्ट वाले गए हैं, तो उनको कई करेंसीज मिले ही नहीं, कई बिटकॉइंस नहीं मिले। बिटकॉइन फिर भी एक सॉलिड करेंसी है, वो भी नहीं मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे एसेट्स में रखे हुए वो नहीं मिले। इनकी खुद की करेंसी जो इन्होंने जैकअप कर ली थी, समझे आपकी 2 रुपये भी नहीं है आपकी करेंसी की वैल्यू। आपकी एक पर्टिकुलर करेंसी है जिसकी, समझिए ये पेन है, पेन की वैल्यू है 10 रुपये। मैं आपसे ख़रीद लिया 15 रुपये में, फिर आप मेरे से पलटा के 20 रुपये में ख़रीद लिया। वैसा करते करते उसको मैंने आपसे 15 लाख में ख़रीद लिया। ये पेन कितने का है? वो 10 रुपये का पेन है। उस तरीके से हाइप कर दिया, तो 15 लाख तक, 20 लाख तक लेके चले गए वो लोग इसकी वैल्यू को। तो इतने सारे एसेट दिखना शुरू हुए, उसको बताकर कोलैटरल इन्होंने लोन ले लिया। तो हमें कुछ याद आता है विजय माल्या टाइप, उसने जो चूड़ी के लोगों के ऊपर 5,000 करोड़ का लोन लिया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, हाइक अप करके लोन ले लिया। तो इस अरबों रुपया डूब गया। डूब गया इन द सेंस क्या हुआ, ये जो पैसा इनकी कंपनी में आया तो रहना चाहिए ना कंपनी में। तो एक इनकी दूसरी इन्वेस्टमेंट आर्म थी, वहाँ पे लॉसेस हो रहे थे क्योंकि क्रिप्टो ओवरऑल गिर रहा है। और उसका क्या रीज़न है हम आगे देखेंगे। अभी क्रिप्टो ओवरऑल गिर रहा है तो वो उसमें लॉसेस हो रहे थे। तो जो इन्वेस्टर्स पैसे डाले थे, वो करे थे, तो वो लॉसेस भरने के लिए इन्होंने यहाँ से ये जो लोन्स लिए लेकर वो लॉसेस को फंडिंग किया। तो यहाँ से पैसे साइफन करके दूसरी कंपनी में डाले, तो दोनों कंपनी मिलके साथ में गिर गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आप लोगों को क्रिप्टो के ऊपर से भरोसा ज़रा कम होना शुरू हुआ कि भाई ये एक्सचेंज खुद जब गिर जा रहा है तो सडनली ये क्या हो रहा है, हमारा पैसा सेफ है नहीं है, क्या है ये? इतने बड़े बड़े अगर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज गिर जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? इतने बड़े बड़े फंड्स हैं, वो फंड्स जो है इन लोगों के पास इन्वेस्ट किए थे अरबों रुपया, और वो सारा अरबों रुपया उनका डूब गया। तो ये फंड्स जो दूसरे बड़े बड़े फंड्स थे, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। अब ये पैसा अगर उनका डूब जाता है तो ये फंड्स के पास और पैसे नहीं रहेंगे कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये लोग क्या करें, अपने दूसरे एसेट्स बेचेंगे,
ताकि पैसे लिक्विड करें और वो प्रॉफिट वगैरह रियलाइज़ करके अगर कोई इन्वेस्टर मांगता है तो उसको वापस देंगे, क्योंकि फंड भी क्या होता है दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। कैसा आएगा कि आपको जो मतलब FTX फेल हुआ, FTX में जो इन्वेस्ट किए हैं वो लोग फेल होना शुरू हो जाएंगे, फिर उन लोगों के पास जो बैंक्स वगैरह इन्वेस्ट किए हैं वो लोग बैंक्स भी गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसका अभी पता नहीं चल रहा है, मगर ये अरबों रुपए का है, तो इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका लगेगा दुनिया को, और अच्छा बड़ा झटका लगेगा। मतलब ऑल ओवर एक बहुत बड़ा स्कैम भी, मतलब बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम। इसको जो है एनरॉन के स्कैम से कंपेयर किया जा रहा है कि ये एनरॉन की तरह का स्कैम हो गया है, बहुत बड़ी लेवल तक घोटाला टाइप हो गया है। और अभी तक वो ये लोग उसको घोटाला ये वो डिक्लेयर भी नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल क्रिप्टो गिरा है। देखिए मार्केट जब गिरता है तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस गिरते हैं और प्रॉब्लम होती है। अच्छा, गिरने की क्या वजह? क्रिप्टो जो लगातार गिरा है, इसके पीछे क्या रीजन है? जी देखिए, क्रिप्टो इसलिए गिरा क्योंकि पैसा टाइट करना शुरू किए हैं हमारे पास। अच्छा, पूरा पूरा वर्ल्ड वाइड पैसा टाइट करना शुरू किया। तो क्रिप्टो क्या था कि भाई आपको फ्री में पैसे डाल दिए, नोट छाप के आपके बैंक अकाउंट में, तो आपके पास फ्री में पैसे आ गए, आप ठहरे जुआरी, तो आपने जुआ खेलना शुरू किया। क्रिप्टो क्या है? एक जुआ है। बिल्कुल, आपको कुछ पीछे उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो जुए की तरह इन्होंने पैसा डालना शुरू किया। हर किस्म के कुत्ते की फोटो है, वो कई 100 करोड़ में बिक रही। कुत्ते की फोटो कई 100 करोड़ में बिकने का कोई मतलब ही नहीं है, और वो भी रियल फोटो नहीं है कुछ, और उसको चेंज करके, उसको टोपी पिना के कुछ करके ऐसा ड्राइंग, वो भी एग्जैक्ट फोटो भी नहीं, उसको भी बेच रहे हैं कई 100 करोड़ में। तो ये एक किस्म के स्पेकुलेशन बबल हो गया था। तो ये बबल फूट गया और फूटते जा रहा है अभी। और लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई यहाँ था, अब यहाँ तक आ गया, अभी मैं ले लूँगा, ये ज़मीन के नीचे चले जाएगा और आपको साथ लेके चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पैसा टाइट होता है तो ये टाइप के जो स्पेक्युलेटिव एसेट्स होते हैं, ये स्पेक्युलेटिव एसेट्स को आप अवॉइड करें। अगर आपका नहीं है तो एनकैश करिए, निकलिए। मेरी आपकी एडवाइस है। जी हाँ, अगर कोई स्पेक्युलेटिव एसेट है आपके पास तो आप एनकैश करके निकलिए। आज जब पैसा टाइट हो रहा है, पैसे टाइट होने के टाइम पर आपको गोल्ड वगैरह टाइप की चीज़ों में फिर भी थोड़ा सेफ्टी रहेगी। गोल्ड भी गिर सकता है 10%, क्योंकि पैसा जब टाइट होता है तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। नहीं, ये जो प्रोसेस है किस तरह से हो जाता है? जैसे एक ऐसी चीज़ जिसकी हमें कीमत पता है कि इसकी मार्केट कीमत 10 रुपये या 100 रुपये है, उस चीज़ को ये किस तरीके से मैनिपुलेट करके इतनी बड़ी रकम में मतलब तब्दील करने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को? क्या अब देखें, हाँ देखिए क्या हो रहा है ना, ये एक किस्म का क्रेज़ हो गया था क्रिप्टो। आज डालो कल पैसे डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, फैशन आपको। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, क्रिप्टो पे बात करें तो आपको ज़्यादा हिट्स भी मिलेंगे। आप क्रिप्टो पे डालिए, अगर मेरा वीडियो क्रिप्टो के ऊपर बना, मैं बनाया कुछ वीडियोस क्रिप्टो पे, तो उसका व्यूअरशिप अलग ही हो जाएगा, उसके कमेंट्स अलग ही हो जाएंगे लोगों के। अगर आप क्रिप्टो के अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगे। इस तरह का हो गया था, ये मैनिपुलेट हो रहा था पूरा। जी हाँ, मैनिपुलेट हो रहा था, प्लस लोगों के को एक क्रेज़ हो गया था कि भाई क्रिप्टो डालो, देखो हमारा बच्चा डाला, सब यंगस्टर्स ज़्यादा डाले, बच्चा 50,000 डाला, आज 5 लाख रुपए हो गए। कई लोगों को जानता हूँ जो 5-5 करोड़ तक भी बढ़े उनके वैल्यूज़, और फिर ज़ीरो हो गए। आप देखिए, जो FTX का ओनर है उसको $10 बिलियन का उसका एसेट हो गया था टोटल। 10 बिलियन मतलब $1 बिलियन जो है 8,000 करोड़ का होता है, तो 80,000 करोड़ की उसकी वैल्यू हो गई थी। 800 अरब रुपया उसकी वैल्यू हो गई थी। आज वो ज़ीरो पे आ गया है, पूरा ज़ीरो पे आ गया है। और सिर्फ वो नहीं है, ऐसे कई हैं जो हज़ारों करोड़ की वैल्यू हो गई थी, आज वो लोग पूरा ज़ीरो पे आ गए। जो जिनके बड़े बड़े फंड हाउसेस थे, बड़े बड़े जो है क्रिप्टो के ऊपर स्पेशलाइज कर रहे थे, वो लोग पूरे कई लोग ज़ीरो पे आ रहे, और अभी फ्यूचर में और बहुत लोग आएंगे भी। तो आप, मेरी ये राय है कि आप जो है क्रिप्टो से थोड़ा रुकें। अगर है तो थोड़ा एनकैश कर लेके बैठ जाएं, क्योंकि जब तक ये टाइट होने की साइकिल है, जब तक पैसे को टाइट करने की साइकिल चलते रहेगी, ये प्रॉब्लम होता रहेगा। आपने भी जिक्र किया क्रिप्टो, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप एडवाइस देंगे कि अपने पैसे किसी भी तरीके से निकालिए। सिर्फ क्रिप्टो में ही उनको लॉस हो रहा है या और भी कोई इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट मैं कहूँगा, और पड़ रहे हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर देखिए किसी और शक्ल में?
देखिए साइड इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि दूसरे डिजिटल एसेट्स भी है ना, सब गिर रहे हैं, जैसे NFT है और आपको दूसरे डिजिटल पेंटिंग्स, डिजिटल ये हैं, सबके ऊपर क्रिप्टो की वजह से दूसरों पे भी इफेक्ट आ रहा है। अब ये आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से एक्सपोज्ड हैं और आपका जो पर्टिकुलर एसेट आप होल्ड कर रहे हैं उसके पीछे क्या वैल्यू है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो गोल्ड बैग है, समझिए आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है जो 1 तोला सोना उसके पीछे लगा हुआ है, तो 1 तोला सोने की होती तो उसकी वैल्यू है। मतलब लॉकर में 1 तोला सोना रखकर उसने एक करेंसी इशू की तो आपकी वैल्यू हो गई 1 तोला सोने की। मगर इस तरीके के वैल्यू, पक्के वैल्यूज नहीं है क्रिप्टो के पीछे। क्रिप्टो के पीछे ऐसा है कि कोई बिजनेस आइडिया था, उसके ऊपर इन्होंने शेयर्स की तरह क्रिप्टो निकाल दिया, तो उस तरीके से कई निकले हुए। तो वो पीछे जो आइडिया था वो आइडिया आगे बढ़ा, चला नहीं चला, आप जानना चाहिए वो भी। आप खाली नाम पे खरीद रहे हैं, आप पीछे के आइडिया, पीछे की कंपनी या पीछे का वो नहीं देख रहे हैं आप। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके पीछे का भी देखिए कि वो किस तरीके से बैक्ड अप है। क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो लिक्विड कैश नहीं है, आपने बताया ये डिजिटल मनी है। लोग बिलीव कैसे कर पा रहे, क्योंकि ये जो जमाना है वो बहुत, इंडिया के मैं खास तौर पे बात करूं, मैं फॉरेन कंट्रीज की बात नहीं करूंगा, इंडिया में लोग लिक्विड मनी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इंडिया के लोगों ने भी इतना इन्वेस्ट किया है डिजिटल मनी के ऊपर, क्या वजह रही होगी इसकी? देखिए क्रिप्टो क्या है कि एक सॉलिड मनी नहीं है, पैसा दिखता नहीं है, मगर लिक्विडेट तो खैर आप कर सकते हैं कि भाई आपको अगर आज पैसे चाहिए तो जो मार्केट का रेट चल रहा है आपको मिल जाएगा। मगर क्या है कि ये दिखाई नहीं देता सामने आपको। मगर अब जो यंगर जनरेशन है ये डिजिटल हो गया, उन्होंने सब ऑनलाइन किया है, तो अगर आप कुछ ऑनलाइन खरीदना चाह रहे हैं आप क्रिप्टो से खरीद सकते हैं, अगर तो फिर वो वैल्यू हो गई। अगर आप उसको एन कैश करें तो आपके पास पैसे आ जा रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि ये भी भाई हमारे बैंक अकाउंट की तरह हो गया, और ये बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट के बजाय हमारा पैसा बढ़ते जा रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में डूब भी जा रहा है ये वो भी देखिए सिर्फ क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जब तक कि टाइटनिंग शुरू नहीं हुई थी। आपके टाइटनिंग जो है तकरीबन रमज़ान से शुरू हुई है, जो आप जो वॉर हुई ना, वॉर से थोड़ा 1-2 महीने के बाद से टाइटनिंग शुरू हुई है। उसके बाद से देखिए आपका सारा ग्राफ पूरा रिवर्स डाउन में जा रहा है। अभी जो ऊपर गया था अब वापस रिवर्स डाउन में आ रहा है सारा ग्राफ। तो क्रिप्टो भी जो कई लाख, 40 लाख 50 लाख हो गया था, अब वो जाके 14 लाख तक पे आ गया है कि बिटकॉइन अगर आप देखें तो उस तरीके से दूसरे करेंसीज जो बहुत हाई गए थे आज बहुत ज़्यादा लो होके गिरे हैं क्रिप्टो के। बिल्कुल सही बात है। क्रिप्टो की हमने बात कर ली, रियल एस्टेट की तरफ आते हैं। हैदराबाद में हम बैठे हैं, क्या फिलहाल मार्केट कंडीशन रियल एस्टेट का किस नज़र से आप देख रहे हैं? जी देखिए, रियल एस्टेट का भी टाइटनिंग साइकिल की वजह से इफेक्ट हो रहा है रियल एस्टेट पे। आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल हर जगह सारे वर्ल्ड में रियल एस्टेट गिर रहा है, रियल एस्टेट रुका हुआ है मार्केट। देखिए रियल एस्टेट ऐसा रियलाइजेशन होता है कि लोगों ने ख़रीद लिया है, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, ये फास्ट ट्रेडर है तो फास्ट ट्रेडर जो है जल्दी बेचेगा। मगर अगर वो फंस जाता है फास्ट ट्रेडर, स्पेशली हैदराबाद पे तकरीबन लोगों ने लोन लेके नहीं लिया हुआ है, तो थोड़ा ठहर जाते हैं कि भाई हमें जब प्राइस आएगा तब बेचेंगे, तो रेट्स नहीं गिराते, मगर सेल नहीं होता, ट्रांजैक्शन नहीं होता आपका, तो एकदम जो है वो पर्टिकुलर आइटम इलिक्विड हो जाता है, एक बिल्कुल बिकेगा नहीं। अगर आप उसको प्राइस एकदम कम करेंगे तब शायद बिक जाएगा। तो जब ऐसा मार्केट आता है तो आपको बाहर आ जाना चाहिए मार्केट से। आप वो मार्केट के अंदर अगर आप रहेंगे, जितना लंबा रहेंगे वो स्लोली लोगों को रियलाइजेशन होके नीचे आएगा प्राइस। समझिए 1 एकड़ 2 करोड़ रुपए हो गया है, भाई वो 2 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू ही नहीं थी शुरू से, वो 20-25 लाख की चीज़ थी। वो सडनली जैसा क्रिप्टो बढ़ा, आपने ख़रीदा मेरे से, मैंने फिर आपसे पलटा के ख़रीद लिया, इस तरीके से 25 लाख की चीज़ जाके 2 करोड़ हो गई है। और ये चीज़ फिर से वापस कम होगी, जैसा दूध का उबाल कम होता है ना, आप दूध का उबाल हमेशा उबाल नहीं रहेगा भगोने में, ये उतरेगा। जब गर्मी कम होगी ना, जब हीट कम होगी, जब तेज़ी कम होगी, तब खुद ही प्राइस कम होगा। लोग बोलते हैं कि भाई रियल एस्टेट का प्राइस कब कम हुआ, आज तक कम नहीं हुआ। हमने 2008 में देखा है प्राइस कम होते हुए। 2008 में बहुत बुरी तरीके से डिवाइड बाई 8 भी हो गया है रेट्स, जो दूर दूर के थे। देखिए स्टॉक मार्केट में जैसा होता है कि भाई ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, मतलब वो गिरते हैं मगर थोड़ा सा गिरते हैं, तो ब्लू चिप जो होते हैं हाई उसके, मगर उसमें इंक्रीज भी ज़्यादा नहीं होता, डाउन भी ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे जो ब्लू चिप शेयर होते हैं रियल एस्टेट में, ये होते हैं सिटी के प्रॉपर्टीज़,
अगर आपकी सिटी के प्रॉपर्टीज़ है, अच्छे लोकेशन पे है, तो ये गिरेंगे मगर बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। मगर अगर आपके वही आउटस्कर्ट्स पे है तो ये आपके पेनी स्टॉक्स हो जाते हैं। पेनी स्टॉक बोलते हैं आपको जब बढ़ रहा है तो वो आपको 10 टाइम 20 टाइम्स देगा, मगर जब गिरेगा ना तो वो बिकेगा ही नहीं आपसे, लोअर सर्किट टच हो जाएगा, आपका इन्वेस्ट फंस जाएगा लिक्विड, वहाँ। हाँ लिक्विडिटी नहीं रहेगी। तो जब गिरना शुरू होता है तो बिकता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि भाई अरे बिक जाएगा, मैं ठहरता हूँ 2 साल होल्ड करूंगा, 1 साल हाँ, वो और रुकूंगा तो और अच्छे हाँ। दाम मिल जाएंगे। अगर आपकी होल्डिंग 10 साल से ज़्यादा है, अगर आपकी कैपेसिटी होल्डिंग 10 साल से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी होल्ड करके रख सकते हैं। मगर अगर आपको, मैं बोलता हूँ, अगर ये जैकेट कल मुझे 50% डिस्काउंट में मिल रहा है तो आज मैं ये फुल प्राइस पे बेच दूँ, कल 2 जैकेट आ जाएंगे मेरे को। ये मेरा रियलाइजेशन है कि भाई रियल एस्टेट में भी भाई आज मैं बेच के निकल जाता हूँ, कल मेरे को डिस्काउंट में मिलेगा। मैं वो सोचता हूँ कि भाई लोगों को भी ना, आज अगर आप एनकैश कर लो तो क्या जा रहा है आपका, अगर आप एनकैश नहीं करो तो आपके पैसे आधे हो सकते हैं। अगर आप एनकैश कर लो और रेट बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा, डबल तो नहीं होगा। इतने हाई रेट हो गए हैं कि अभी डबल तो नहीं होगा, अगर एक 10-20% बढ़ेगा। अभी अगर इनकेश कर रहे हो तो आपको लॉस तो नहीं हो रहा, इसमें प्रॉफिट ही लॉस है, प्रॉफिट लेके देखिए। हाँ, एक कहावत है कि नोबडी बिकेम अ पॉपर बाय कैशिंग आउट। भाई कोई रोड पे नहीं आया कैश आउट करके, प्रॉफिट कैश आउट कर लिए तो कोई रोड पे नहीं आया आज तक। तो ये चीज़ है, आपको समझना है। बिल्कुल। तो फ्यूचर ये को जब देखते हुए। हाँ, जब पैसा टाइट किया जाता है ना, तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जब पैसा टाइटनिंग साइकिल आता है, ये लोग एनकैश करके रख लेते हैं, बेच देते हैं उनके एसेट्स, क्योंकि ये आइटम उनको फिर आधे रेट में, पाव रेट में मिल जाएगा। आज उन्होंने 1 एकड़ बेचा है, कल 2 एकड़ 3 एकड़ वही पैसों में खरीदेंगे, बिल्कुल उसी पैसों में खरीदेंगे, फिर वो पीरियड में वो लोग इंटरेस्ट भी कमा लेंगे। अब बिल्कुल जी हाँ। तो इस तरीके से थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करना पड़ेगा और थोड़ी सेफ्टी से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मिस आउट कर दूंगा अगर मैं इन्वेस्टेड नहीं रहा रियल एस्टेट में, ये सोच रहे हैं, तो आप एटलीस्ट आपका एक 25% कैश आउट कर लीजिए, 50% कैश आउट कर लीजिए। अगर आप एक ट्रेडर है, जैसे कि एक फास्ट मूविंग ट्रेडर है, आप 5-10 जगह आपने खरीद लिया है और सडनली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वो बिक रहा नहीं है, तो आप कुछ कम करके निकल जाइए। मेरी ये राय। देखिए, हर प्लॉट के ऊपर आपको कमाना ज़रूरी नहीं है। कुछ प्लॉट पे आपको 200-400 रुपये का नुकसान हो रहा है, बेयर करिए और निकलिए, क्योंकि आपको ओवरऑल में आपने प्रॉफिट कमा लिया। आपने शुरू किया था 10 लाख से, आज आप 25-50 लाख के ऊपर हैं। अब अगर कोई प्लॉटों में 5 लाख का नुकसान हो रहा है तो 10 के 45 हो रहे हैं, 50 के 45 हो रहे हैं, मत सोचो आप। मेरी वो राय है, क्योंकि टाइटनिंग के टाइम पे आपको हो रहा है। अब ये टाइटनिंग कब तक चलेगी, जो मार्केट का अंदाज़ा है कि ये टाइटनिंग करीबन 1 साल चलेगी, उसके बाद में ये रुक जाएगी टाइटनिंग। उसके बाद इन्होंने और टाइट नहीं करना है, 6 महीने से 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करेंगे। तो उसके बाद में क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रिसेशन की बात हो रही है यूएस में, यूके में, यहाँ वहाँ, तो ये टाइटनिंग की वजह से रिसेशन आता है। और ये लोग ये देख रहे हैं कि यूएस में ये लोग देखते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है। अगर इनका एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा है तो ये लोग टाइट करते चले जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि इनका एम्प्लॉयमेंट जब ख़राब होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, तब आप रिलैक्स होकर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग टाइटनिंग रोक देंगे, फिर वो लोग मार्केट को ईजी करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। अभी तो कैसा है कि उनके पास जॉब्स की, लोगों की ज़रूरत है, जॉब्स नहीं है यूएसए में, बेहिसाब ज़रूरत है मगर जॉब नहीं है। तो इसके लिए वो लोग टाइट और करते जाएंगे। नेक्स्ट 6 months to 1 year वो लोग आराम से टाइट करेंगे। मार्केट जब टाइट करेंगे, पैसा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, आपको जैम हो जाएगा पैसा। ऑलरेडी लोग फील कर रहे हैं कि पैसा बहुत टाइट है, लोगों के पास है भी तो लोग जेब से नहीं निकाल रहे हैं, इस तरीके की बात चल रही है मार्केट में। अभी आप टाइटनिंग की बात कर रहे हो, पिछले 6 महीने में हमने, पिछले 6 साल की बात कर रहा हूँ मैं, बूम देखा था एक रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, बहुत अच्छे। जी देखिए, 6 साल का जो बूम था, ये हैदराबाद का था, तेलंगाना का था बूम। बिल्कुल। ये आपको आंध्रा में नहीं हुआ,
आंध्रा में पूरा डाउन हुआ मार्केट, बैंगलोर साइड पूरा डाउन हुआ मार्केट, चेन्नई में पूरा डाउन हुआ मार्केट। चेन्नई में 10 साल पहले जो रेट थे आज भी वही रेट्स हैं रियल एस्टेट के, कुछ नहीं बढ़े। बैंगलोर में कई बिल्डिंग्स आज तक पिछले 6 साल से आज तक खाली पड़े हुए हैं, बिके नहीं है कई बिल्डिंग्स। क्यों? क्योंकि खरीदारी नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई हमने इतने में ख़रीदा, हमें तो इतना तो आना ही चाहिए, भाई बेच के निकलो, वो मेंटालिटी नहीं थी उनकी। तो 6 साल से भी वो लोग फंसे हुए हैं अभी भी। उसी तरीके से आंध्रा साइड भी, जो विजयवाड़ा वगैरह साइड है, वहाँ पे तो उल्टा मार्केट गिरा है, क्योंकि उनका कुछ और प्रॉब्लम था कि उनका कैपिटल हट गया एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से उनके प्राइसेस डिवाइड बाई 4 हो गए या डिवाइड बाई 10 भी हो गए। जिसको 10 करोड़ एक्सपेक्ट करा था उसको आज 1 करोड़ भी नहीं आएगा। तो उस तरीके के प्राइसेस गिरे हैं। मगर तेलंगाना में ये हुआ कि आपको 2014 में हमारे पास डिवीजन हुआ, डिवाइड हुआ, तो 2-3 फैक्टर्स हुए हैं कि एक तो हुआ कि तेलंगाना का बजट, तेलंगाना का बजट ऐसा हुआ कि जितना बजट हैदराबाद का से कनेक्शन होता है ना, हैदराबाद से जो पंजागुट्टा सर्कल है, एबिट सर्कल है, और आपको जो गच्चीबोली सर्कल, ये एरियाज़ जो कैश रिच एरियाज़ है, बिजनेस रिच एरियाज़ है, यहाँ से जीएसटी कलेक्शन बहुत हेवी होता है। तो ये कलेक्शन सारा जमा होके आंध्रा की तरफ डाइवर्ट होता था बाइफर्केशन से पहले, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट को वो ये कलेक्शन ही सपोर्ट करता था। अब सडनली क्या हुआ, ये कलेक्शन पूरा सिर्फ इतने छोटे स्टेट में ही पैसा जाना है, तो ये छोटे स्टेट में ही पैसा डेवलप और ज़्यादा घुसना शुरू हुआ। तो रिच बिकमिंग रिचर जो बोलते हैं आप, उस तरीके का प्रॉब्लम आ गया है हैदराबाद, कि हैदराबाद अमीर है और अमीर होते जा रहा है, क्योंकि उनके पास और पैसा आ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जीएसटी का जो रूल है, पहले था वैट का रूल, 2017 में आया जीएसटी का रूल। तो जीएसटी में कंजम्पशन स्टेट्स, वो जो कंज्यूम करते हैं ना स्टेट, जो माल खरीदते हैं, वो स्टेट्स को जीएसटी मिलता है। जहाँ पे फाइनल आइटम बिक रहा है वहाँ वो स्टेट को जीएसटी मिलता है। पहले जब एक्साइज ड्यूटी थी, फैक्ट्री से माल निकलता है, फैक्ट्री जहाँ है वहाँ पे टैक्स लगता था, फैक्ट्री से माल निकलते ही टैक्स लगता था, तो आपके माल पे टैक्स एडेड रहता था। जब तो फैक्ट्री कहाँ है आपके पास, ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई के कोस्टल एरियाज़, जो पोर्ट्स के पास में जो शिप्स जहाँ लगते हैं करीब वैसे एरियाज़ में ज़्यादा आपके पास फैक्ट्रीज़ हैं। तो ये जो एरियाज़ फैक्ट्रीज़ के स्टेट्स थे, ये स्लो डाउन हो गया, इन लोगों का रुक गया, क्योंकि इनके पास जीएसटी कलेक्शन ही नहीं हो रहा। उनको, ये लोग वैट पे जीते थे पहले, इनके फैक्ट्री का जो एक्साइज ड्यूटी था उसका शेयर पे जीते थे। अब ये सडनली क्या हुआ कि अभी सारे का सारा जीएसटी हो गया और पैसा कंज्यूमर स्टेट। तो तेलंगाना एक बहुत बड़ा सिटी हो गया है, मतलब हैदराबाद ऐसा फैलते फैलते तकरीबन तेलंगाना को कवर कर लिया। तो सिटी में तो आपको कंज्यूमर लोग खरीदते ही हैं, चीज़ें खरीदेंगे। गांव में दूर दूर गए तो एक घर मिलेगा, आप यहाँ पे आपको जो है करीब घर मिलेंगे। तो हर घर खरीदेगा, खर्चा करेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को आएगा। फिर गवर्नमेंट जब वो स्पेंड करती है, और गवर्नमेंट भी तेलंगाना का ऐसा हुआ है कि जो भी देखिए आप, कुछ पैसा आया आपको, ऑफिशियल आया, अनऑफिशियल करप्शन पैसा आया, सारा पैसा फिर तेलंगाना में इन्वेस्ट हुआ। तो पैसा स्टेट का स्टेट में ही रहने से एक एकदम बूस्ट हो गया, रियल एस्टेट और ग्रोथ और सब चीज़ बोलिए, सारी चीज़ें बूस्ट हुई हैं। तीसरी जो बेनिफिट क्या है कि हैदराबाद का क्लाइमेट, बेंगलोर के बाद हैदराबाद का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और हैदराबाद का लिवेबल कंडीशन जो होता है ना, जैसा कि हमारे पास पुलिस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये होने से क्या हुआ कि सिक्योरिटी हो गया। आदमी को क्या चाहिए भाई, आप एक अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हैं, टी शर्ट चुराने के लिए उन्हें आपको टी शर्ट उठा के भोग दे रहा है, उस तरीके का स्टोरीज रहते हैं। जबकि आपको तेलंगाना या हैदराबाद जो है, आपको सेफेस्ट सिटी इन इंडिया, काफ़ी साल अवार्ड मिला है उन लोगों को। अभी तो ग्रीनेस्ट सिटी बोल के भी मिला है। ग्रीनेस्ट सिटी क्यों मिला है भाई, क्योंकि आपने करोड़ों झाड़ लगाए हैं। क्योंकि जो फॉरेस्ट जो क्या बोलना चाहिए, जंगल जो थे, ये जंगल काट के गांव वाले पूरा खाली कर दिए थे। कई जंगलों के पास, हमारे भी पोल्ट्री फार्म होते थे जंगल के बाजू, तो ये गांव वाले रोज़ लेके चले जाना। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जंगलों को एक फिर से जंगलों में झाड़ लगाए, तो ये झाड़ बड़े हो गए। और जंगलों को अब क्या करना चाह रहे हैं वो लोग, ऑक्सीजन पार्क टाइप, और जो है इसको जंगल टूरिज़्म टाइप एक डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर जो है और जानवरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो है जानवरों इन्होंने एक फॉरेस्ट की पॉलिसी बनाई है।
तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास ग्रीनरी ज़्यादा आ गई। अब इस बार देखिए आपने, बारिश भी ज़्यादा हुई क्योंकि सडनली जहाँ ग्रीनरी होती है अब वहीं आके ठंडा होता है, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा बारिश हुई है और फ्यूचर में भी ज़्यादा होते रहेगी जब तक ये ग्रीनरी रहेगी। तो इसीलिए लोग यहाँ आना पसंद कर रहे हैं, हैदराबाद आना पसंद हैदराबाद कर रहे हैं। क्योंकि Safe आपको है, वेदर अच्छा है, खूबसूरत शहर है, सेफ है, वेदर अच्छा है, आपको हर तरीके का खाना मिल रहा है और हर तरीके की लैंग्वेज बात कर सकते हैं आप, कोई भी लैंग्वेज में आप जी सकते हैं। आप मराठी में जी सकते हैं, आप बंगाली से बोल के जी सकते हैं, कुछ भी लैंग्वेज में आप जी सकते हैं यहाँ पे। खाना अच्छा मिल रहा है हैदराबाद, खाना तो डेफिनेटली अच्छा है, आपको हर टाइप का क्विज़न मिल जाएगा। इवन आपको सोमाली क्विज़न मिल जाएगा, आपको अरेबिक क्विज़न मिल जाएगा, सब क्विज़न। रियल एस्टेट की हम बात कर रहे थे, कोविड महामारी के बाद सबको ऐसा लगा था कि मार्केट बहुत डाउन की तरफ जाने वाला है, लेकिन एकदम डबल में कन्वर्ट हुआ। क्या वजह रही इसकी? जी देखिए, रियल एस्टेट मार्केट ऐसा है कि रियल एस्टेट मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं चलता है। हम समझते हैं कि भाई डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, ये डिमांड एंड सप्लाई सेकेंडरी हो जाती है जब पैसों की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए। जब नोट ज़्यादा छापते हैं आप, तो अगर आप बैंक्स वगैरह नोट ज़्यादा छापेंगे तो सडनली पैसा इजीली मिलना शुरू होगा। यूएस में क्या हुआ, आपको 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो 30,000 रुपये EMI देना है, आपको 25,000 रुपये EMI देना है। तो सडनली लोगों ने क्या किया, चलो भाई एक 5 करोड़ का लोन ले लो, और इजीली मिल रहा है लोन, आपको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोगों ने 5 करोड़ का लोन ले लिया, लाख 1.5 लाख रुपये EMI भर लेंगे, उसको हैदराबाद भिजा दो, इंडिया भिजा दो, 5 करोड़ के ऊपर कुछ तो पैसे लग के आएंगे। सिटी इधर डाल दो, आप जो है आउटस्कर्ट्स ग्रोइंग एरियाज़ में डाल दो, खुद ही डबल होके पैसे आ जाएंगे। कोई फ्लैट ले लो, वहाँ पे रेट डबल हो जाएगा। उस तरीके से लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो कोविड में क्या हुआ कि आप लोगों को, गवर्नमेंटों को ये हुआ कि सडनली पूरी जो इकोनॉमिक चक्र था वो रुक गया। तो गवर्नमेंट्स सारे पैनिक में आ गए। गवर्नमेंट ने कहा एरी ये तो इकोनॉमिक, मतलब आप कुछ चल ही नहीं रहा है, कोई इकोनॉमी किसी की चल रही है, सब घरों में बैठे हुए, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा का रेल फेल तो होना चाहिए, पूरा सर्कल ब्रेक हो गया। हाँ, सर्कल ही ब्रेक हो गया। तो बैंकों ने क्या किया, ये सर्कल में जो पूरा पहिए में आधा पहिया गायब हो गया, तो ये आधा पहिया इन्होंने नकली नोटों से छापा। मतलब नकली इन द सेंस कि असली बैंक की नोट दिए हैं मगर इसके पीछे बैकिंग नहीं है, सोने की बैकिंग नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है। तो ये बगैर बैकिंग वाले, जैसा आपने क्रिप्टो करेंसी अपने आप भी हमने डिस्कस किया, उस तरीके से बिना बैकिंग वाली करेंसी आगे बाकी आधा पहिया। तो इसकी वजह से पैसा डबल हो गया। आपको एक्स्ट्रा जो करेंसी फ्री में छप गई है, वो करेंसी जाकर रियल एसेट्स जो रहते हैं उनको ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिर गई, पैसे की वैल्यू गिर गई, तो आपकी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी खुद ही से। बिल्कुल सही, ये एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी वजह पैसे की वैल्यू गिर गई। कोविड के बाद इमीडिएट पैसे की वैल्यू गिरी है। अभी फिलहाल जो कंडीशंस बने हुए आप कह रहे हैं बहुत टाइटनिंग आने वाली है, बहुत संभल खर्च करने चाहिए, आपको क्या एडवाइस देंगे? आप क्या एडवाइस देंगे? जी देखिए प्रेजेंटली अब जो सिचुएशन है ऐसा है कि अगर आप कभी बकरों का ट्रेड किए हैं, बकरों की अगर आपने ट्रेडिंग की है, तो आप अब रियल एस्टेट ट्रेडिंग को बकरों की ट्रेडिंग से रियलाइज करें, एक बार कंपेयर करें। आपने बकरीद में बकरे ला लिए, अब सिचुएशन ऐसा है कि बकरीद ख़त्म हो गई, अगर आपके पास कुछ बकरे बचे हुए हैं तो वो सदका वाले आके ख़रीदेंगे या वो हकीक़े वाले आके ख़रीदेंगे, नहीं तो फिर वो खसाई के हाथ में जाएंगे। तो वैसे ही आपके प्लॉटों का भी हाल कि भाई अब रियल जो बूम था, रियल जो कस्टमर आके बकरीद के लिए ख़रीद रहा था, अब बकरीद ख़त्म हो गई, उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो उस तरीके का आपका प्लॉटों का मार्केट भी हो गया है। तो सडनली बकरीद ख़त्म होने से पहले बेच के बकरे निकलना पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट भी होता है या लॉस भी होता है, आपको आपका जो प्लॉटों का स्टॉक है, कितने प्लॉट है, वो आप बेच के निकलना ज़रूरी है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप बड़े रहिए या छोटे रहिए, बड़ा है तो बड़ा मार पड़ेगी, छोटा रहा तो छोटी मार पड़ेगी, मार तो पड़नी है। बिल्कुल। बात करते हैं यूके की। यूके इन दिनों बहुत चर्चा में रहा था। कंजर्वेटिव पार्टी ने महज 45 दिन में 2 प्राइम मिनिस्टर, 3 बल्कि कहूंगा प्राइम मिनिस्टर बदल दिए थे। लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी, उनके कुछ वादे थे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाई। 45 दिनों में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब चैलेंजेस ऋषि सुनक के सामने भी वही है। क्या चैलेंजेस थे, क्या वो वादे थे? जी देखिए, एक तो क्या है कि यूके का आप ये सोचिए भाई, हर थोड़े दिन को प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है। ये लोग क्या है, शरीफ लोग हैं। ये लोग जब इन लोगों के प्रोमिसेस इनके अगर प्रॉपर नहीं चलते हैं तो ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करके निकल जाते हैं। ये जो थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा।
वो तो चलते रहता है। अगर मिलिट्री वाला कोई रूल कर रहा तो वो अपना चलाएगा सब। ये लोग क्या है, अपने जेंटलमैन तरीके से लोग अपना रिज़ाइन दे देते हैं। तो अब देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका पैसा टाइट कर रहा था, यूके के लिज ट्रस्ट ने ये कहा कि हम पैसा टाइट नहीं करेंगे, हम उल्टा पैसा छापेंगे और टैक्सेस कम कर देंगे, हम अमीर लोगों के टैक्सेस कम करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जब अमीर लोगों के टैक्सेस कम हो जाएंगे तो आपके पास टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल, तो आपको कंट्री चलाने के पैसे ही नहीं है। तो सडनली लोगों को रियलाइज हुआ कि इसने आमदनी तो कम कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस में एकदम लॉस आ जा रहा है। भाई कंट्री लॉस में नहीं चल सकता। बिल्कुल, अगर कंट्री लॉस में चलता है तो इसका मतलब वो नकली नोट छाप रहा है या वो बिना प्रॉपर सपोर्ट के नोट छापना शुरू करेगा। तो लोगों ने रियलाइज़ किया, बड़े बॉन्ड इन्वेस्टर्स ने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे तो अब बेकार में नोट छपेंगे, तो सडनली पाउंड की वैल्यू गिरना शुरू हो गई। पाउंड की वैल्यू सडनली एकदम गिरना शुरू हो गई और यूके के जो बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू एकदम से नीचे होना शुरू हुई। तो ये जो झटका लगा ये श्रीलंका को भी इसी तरीके का लगा था। श्रीलंका ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था कि हम टैक्सेस आधे कर दिए थे उन्होंने। तो ये श्रीलंका के तरीके पे जा रहा था ये यूके। तो सडनली इन्होंने क्या क्या ब्रेक मारा, लिज ट्रस्ट खुद ने ब्रेक मार के रिवर्स कर दिया अपने पॉलिसी। फिर करे बाद में भी प्रेशर था कि इसको निकालो और एक प्रॉपर इकोनॉमिक उसके आदमी को लेके आओ। तो ये जो ऋषि सुनक है, इन्होंने जब कोविड आया इन्होंने प्रॉपरली संभाला, इन्होंने कंपनियों को सपोर्ट किया, कंपनियों को बैंकरप्ट होने से रोका। तो ये कॉन्फिडेंस था सबको। तो इन्होंने सब लोगों ने सपोर्ट किया ऋषि सुनक को कि भाई ये बंदे को आज इकोनॉमिक्स इसी बंदे को आता है, जॉब्स ये बंदा क्रिएट कर सकता है, तो इसको लाना चाहिए। अब देखिए आजकल ऐसा हो गया ना, रोटी बड़ी हो गई है। आप बाकी सब बोलिए, कलर बोलिए, चमड़ी का कलर बोलिए, सब बोलिए, सबको पहले रोटी चाहिए। रोटी अगर मिलती है तो अगर कोई भी रहने दो, गोरा आदमी भी काले को वोट डालेगा। वो रोटियां चाहिए उसको चाहिए अच्छी इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि भाई चलो इंडियन बंदा है, एक नॉलेजेबल है, हमारे को ऑलरेडी हमने इसको फाइनेंस मिनिस्टर की तरह देखा, जैसा हमने मनमोहन सिंह जी को देखा था फाइनेंस मिनिस्टर की तरह, उन्होंने बहुत अच्छा संभाला था। तो इसलिए हमने क्या किया, उनको लेके रह के 10 साल इंडिया में हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। इस तरीके से ऋषि सुनक को, तो मुझे ये है कि ऋषि सुनक भी लंबा चलेंगे, इलेक्शंस के आगे भी चलेंगे मेरे हिसाब से, और ये करेंगे। मगर इनकी एक पॉलिसी हमारे खिलाफ जाती है, वो ये है कि इन्होंने जो माइग्रेंट यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, बच्चे जो जा रहे हैं, उनको वो लोग वापस भेजा देना चाह रहे हैं। ये जो है बहुत सीरियस हो जाएगा, ख़तरनाक हो जाएगा। इनको पता है, क्योंकि इन्होंने खुद भी माइग्रेंट हैं, तो इनको मालूम है कि कितने आसपास इलीगल लोग रहते हैं। देखिए गोरे बंदे को नहीं पता होता है, मगर अपने बंदा है, देसी बंदे को तो पता होता है कि और कितने देसियाँ फिर रहे हैं यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है इनके पास। हाँ, तो इसको फर्स्ट हैंड मालूम है कि कितने देसी बंदे हैं जो ओवरस्टे करे हैं, ये किया है, तो वो लोग पुकारना शुरू किए हैं। तो उन्होंने यही किया है कि मैं माइग्रेशन पॉलिसी रोकने वाला हूँ और ये करना। और एक दूसरी चीज़ क्या हुई कि इनके पास एक स्लो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है ब्रेग्जिट का। ब्रेग्जिट क्या हुआ कि आप यूरोप से अलग हो गए हो के आपने यूरोपियन लोगों को आना बंद कर दिया, किसी को भी आप आने नहीं दे रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आबादी जब नहीं आती है तो आपका इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी, आपका कंजम्पशन भी ख़त्म हो जाएगा, यूजेज भी ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, तो उस तरीके से क्या हुआ, पैसा टाइट होना शुरू हो रहा है उनके पास भी बहुत ज़्यादा। और तो इसलिए उन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए, उन्होंने टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं। और अब जैसा हमारे पास 5 लाख की जो मिनिमम दर होती है टैक्स फ्री होने की, वो भी उन्होंने कम कर दी है। अभी तो 4 लाख वाला भी आ जा सकता है टैक्स में। उस तरीके से उन्होंने ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो टैक्स लेकर वो फिर जो है दूसरी चीज़ों में इफेक्ट करेंगे। अब देखिए कई लोगों से मैंने यूके में पूछा है, तो जिनका गैस बिल 300 रुपये आता था आज 3000 रुपये आ रहा है, तो वो कहाँ से भरेगा। गैस उनके पास क्या है, सर्दी बहुत होती है तो उन लोग गैस से गर्म करते हैं पूरा घर, पूरा पाइप। हाँ, उनकी बहुत ज़रूरी नहीं है, उनको ज़िंदा रहना है। मगर वो गैस इतनी महंगी हो गई तो गवर्नमेंट खुद कुछ पैसे दे रही है उनको गैस बिल के लिए कि भाई आप कंपनीज़ को, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज़ होते हैं उनके पास जो गैस सप्लाई करते हैं, तो आप कंपनीज़ को पे करिए, हम देंगे। तो उस तरीके से वो टैक्स कलेक्ट करके उन लोग दे रहे हैं, मगर वो भी दे तो वो भी बस नहीं हो रहा है।
बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम रहा आज का। क्रिप्टो करेंसी पर हमने बात की, रियल एस्टेट मार्केट की जो कंडीशन है, क्या आपको इकदाम उठाने चाहिए, वो तमाम बातें भी हमने इस प्रोग्राम में आज शामिल किए। उम्मीद है आपको बेहद अच्छी मालूमात आपको हासिल हुई होगी। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप वो तमाम इकदाम उठाएंगे और अपने फ्यूचर को जो है सिक्योर करने के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कीमती वक्त आपने हमें दिया। शुक्रिया। और बहुत कीमती नसीहत है आपने वाकई में आज दी। क्रिप्टो के बारे में आपने जो बताया, शायद पहले मैंने कभी इतने बारीकी से नहीं सुना इसके बारे में। शुक्रिया। कारोबार की आज की किस्त यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में। नमस्कार।